गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत अवधारणा का अध्ययन करेंगे, जो कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उपभोक्ता की बचत अवधारणा के संदर्भ में सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में रेखाचित्र और गणितीय ढंग से इस अवधारणा की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में बट इस अवधारणा का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विश्लेषण करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर मार्शल को जाता है कि उन्होंने 1879 में मार्शल ने जो अपनी पुस्तक थी प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज़ उसमें इसका विश्लेषण किया, इसको सरल रूप में प्रस्तुत किया। बाद में 1890 में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की बचत अवधारणा की वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध व्याख्या करके इस अवधारणा को अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। बाद में इसके विपरीत प्रोफेसर हिक्स ने उदासीन या तटस्थता वक्र रेखाओं की सहायता से इस अवधारणा को पुनः प्रतिष्ठित किया और इस विचार को और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया था। उपभोक्ता की बचत अवधारणा से तात्पर्य है कि जैसा हम जानते हैं कि बाजार में जो उपभोक्ता है वो वस्तु की सभी इकाइयों की एक समान कीमत देता है, एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों की समान कीमत देता है। तो उपभोक्ता को सीमांत इकाई से पहले, अर्थात जो अंतिम इकाई वह उपभोग कर रहा है उससे पहले की सब इकाइयों पर एक प्रकार की जो बचत प्राप्त होती है, एक प्रकार की जो बचत का अनुभव होता है, उसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इस उपभोक्ता की बचत का जो विचार है, इसका सारांश यह है कि एक जो उपभोक्ता है वो अपनी दैनिक खरीद से उनके लिए उसके द्वारा वास्तव में भुगतान की जाने वाली कीमत की अपेक्षा उसे अतिरिक्त संतोष प्राप्त होता है। अर्थात लोग सामान्यतया वस्तुओं के उपभोग से उनके लिए उनके द्वारा वास्तव में भुगतान की जाने वाली कीमत की अपेक्षा अधिक संतोष या उपयोगिता प्राप्त करते हैं। अर्थात वास्तव में भुगतान की जाने वाली कीमत की अपेक्षा वो अधिक कीमत भुगतान करने के लिए भी तैयार रहते हैं या इच्छुक रहते हैं। तो जो ये अतिरिक्त संतोष है जो उसको उस वस्तु के खरीदने से प्राप्त होगा, इसी को प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का है। अर्थात वो इसको परिभाषित भी करते हैं उन्हीं के शब्दों में कि किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत किसी वस्तु के लिए देने को तैयार है एवं जो कीमत वह वास्तव में देता है उसका अंतर ही संतुष्टि की बचत का आर्थिक माप है। इसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि उपभोक्ता की बचत वह मुद्रा राशि है जो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति के परिवर्तित होने पर उसे दी जानी चाहिए या ली जानी चाहिए ताकि उसके कुल संतोष में कोई भी परिवर्तन न आए। अर्थात हम उपभोक्ता की बचत को निम्न शब्दों में, अन्य शब्दों में बता सकते हैं कि एक उपभोक्ता जो है उसके उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितना मूल्य देने को तैयार है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता की बचत का जो विचार है या ये जो अवधारणा है, इसका जो आधार है वो है उपयोगिता रास नियम। अर्थात उपयोगिता विश्लेषण का जो नियम है, सीमांत उपयोगिता रास नियम, उसी से इसको व्युत्पादित किया गया है।
अर्थात जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदते हैं, इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जबकि दी हुई उसकी कीमत जो है उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। अर्थात जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो जब तक उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके लिए दिए जाने वाले जो मूल्य है उससे दिए जाने वाली जो मुद्रा है उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक है, तब तक अर्थात जो वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, उसके लिए दिए जाने वाली यदि उसकी जो मुद्रा है जो हम दे रहे हैं, जो हम पे कर रहे हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक है, तो जो प्राप्त की गई उपयोगिता और उसके लिए किए गए व्यय को मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाने पर उस दोनों के बीच में जो अंतर है उसका योग ही उपभोक्ता की बचत को बताता है या उपभोक्ता की बचत का माप है। अर्थात हम ये जानते हैं कि जो उपभोक्ता के द्वारा जो व्यय किया जाता है, जैसे हम एग्जाम्पल लें कि उपभोक्ता जो है एक वस्तु का उपभोग करना चाहता है और बाजार में उस वस्तु की जो कीमत है वो है 10 रुपये प्रति इकाई। अब जो उपभोक्ता है जो उस वस्तु का उपभोग करता जाएगा त्यों बाद में आने वाली इकाइयों की उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो गिरती जाएगी। अर्थात जैसा कि हम जब सीमांत उपयोगिता गिरती जाएगी और अंत में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उस जो वस्तु वह खरीद रहा है उससे मिलने वाली उसकी सीमांत उपयोगिता और उसके लिए जो दिया जाने वाला जो मूल्य है, जो मुद्रा है, उसकी सीमांत उपयोगिता जब दोनों की बराबर हो जाएगी तो वह उसके बाद उस वस्तु की इकाइयाँ नहीं खरीदेगा। अर्थात इस सीमांत इकाई से पहले उसने जितनी भी उस वस्तु की इकाइयाँ खरीदी है उससे उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई है, तो ये जो अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई है उससे वही उन सब का योगी उसकी उपभोक्ता की बचत है। जैसा कि हम इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे एक वस्तु है जो खरीद रहा है, उस वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है, तो उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले 50 रुपये वह वास्तव में देने को तैयार है, लेकिन उसे वह वस्तु 10 रुपये में मिल रही है तो उसको 40 रुपये के बराबर उपभोक्ता की बचत प्राप्त हुई। इसी प्रकार वह उस वस्तु की धीरे धीरे इकाइयाँ बढ़ाता जाता है तो उन वस्तुओं से उससे मिलने वाली जो उपभोक्ता की बचत है, जैसे दूसरी इकाई पर 30, तीसरी इकाई पर 20, चौथी इकाई पर 10 और पांचवी इकाई पर उसे 0 के बराबर उपभोक्ता की बचत मिलती है। अर्थात उसकी जो कुल जो बचत है वो उसकी कुल बचत जो होगी वो 100 इकाई के बराबर 100 के बराबर उसे कुल उपयोगिता प्राप्त हुई। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि उसकी जो बाजार कीमत है 10 रुपये प्रति इकाई, जब वह पांचवी इकाई खरीदता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता और उसके लिए जो वह मूल्य चुका रहा है, जो वह कीमत वास्तव में देने को तैयार है और जो वह चुका रहा है वो दोनों समान है। अर्थात उसके द्वारा वास्तव में दी जाने वाली राशि और उस वस्तु की जो अंतिम इकाई है उसके ऊपर जो किया जाने वाला खर्च है वो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। इसका तात्पर्य कि एक उपभोक्ता उस सीमांत इकाई से पहले अर्थात पांचवी इकाई से पहले वह जितनी भी इकाइयाँ खरीदता है उस पर उसे जो अतिरेक प्राप्त हो रहा है वह अतिरेक ही उसकी उपभोक्ता की बचत है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु की इकाइयाँ ली है और वाई एक्सिस पर हमने जो कीमत है या जो उसकी सीमांत उपयोगिता है उसको बताया है। इसके साथ ही जो ओपी है वो हमने बाजार मूल्य ओपी जो है वो उसके बाजार मूल्य को बताता है। यहाँ पर उपभोक्ता को
उस वस्तु की 5 इकाइयों से जो कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो है OTSRQ के बराबर मिलती है, और उसके लिए वह जो कुल कीमत चुका रहा है वह है OPRQ के बराबर वह कीमत चुकाता है। और इन दोनों का जो अंतर है अर्थात OTSRQ में से यदि हम बाजार मूल्य अर्थात OPRQ माइनस कर दें तो जो उसे बचत प्राप्त होगी वो होगी PRST के बराबर उसे उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। अर्थात जो हम इस टेबल के माध्यम से और रेखा चित्र के माध्यम से जो हम देख रहे हैं उसमें एक बात हमें दिखाई देती है कि उसकी जो कीमत है सीमांत उपयोगिता के दिए होने पर उसकी कीमत जितनी ज़्यादा हो जाएगी, यदि मान लीजिए कीमत उसकी 20 रुपये हो जाती है तो उसको जो मिलने वाली उपयोगिता वो कम हो जाएगी, उपभोक्ता की जो बचत है वो कम हो जाएगी। और यदि कीमत हम बढ़ा दें 5 की बजाय 10 की बजाय हम यदि 5 रुपये कर दें तो उसको जो उपभोक्ता की बचत प्राप्त होने वाली है वो कम हो जाए। अर्थात जो ही कीमत में वृद्धि होती है, कीमत जितनी अधिक होगी उपभोक्ता की बचत कम होगी, और कीमत जितनी कम होगी उपभोक्ता की बचत उतनी ही अधिक होगी। हम एक और रेखा चित्र के माध्यम से इसको हम और स्पष्ट कर सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे है वो तो वस्तु की इकाइयाँ हैं और वाई एक्सिस पे हमने कीमत और उसकी सीमांत उपयोगिता को बताया है। अब ये हमारा जो TR जो हमारा कर्व है ये सीमांत उपयोगिता वक्र है जो नीचे की ओर गुड़ता हुआ है, जो हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदता जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। जैसा हमने ये कहा कि जो सीमांत उपयोगिता है वो उस कीमत को प्रदर्शित कर रहा है कि जो एक व्यक्ति उसके उपभोग से वंचित रहने की बजाय विभिन्न इकाइयों के लिए भुगतान करने को तैयार होता है। यदि वह OP कीमत जो कि बाजार में प्रचलित है तो उपभोक्ता संतुलन में होगा कि वह OP कीमत पर वस्तु की OQ इकाइयाँ खरीदता है, क्योंकि OQ इकाइयों पर सीमांत उपयोगिता दी हुई कीमत अर्थात OP के बराबर है। वह वस्तु की QV इकाई के लिए उपभोक्ता को वह कोई भी बचत प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि वह उसकी खरीदी गई अंतिम इकाई है, और इसके लिए जो भुगतान की गई कीमत है वो हमारी सीमांत उपयोगिता के बराबर है, जो उस कीमत को व्यक्त कर रही है कि जिसके बिना वह रहने की बजाय वह उसको भुगतान करने के लिए तैयार है। किंतु इससे ऊपर जितनी भी अधिसीमांत इकाइयाँ अर्थात M से पहले की अर्थात जो हमारी Q से पहले की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनकी सीमांत उपयोगिता कीमत की अपेक्षा अधिक है, इसीलिए ये इकाइयाँ उपभोक्ता की बचत को उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर भी हम रेखा चित्र में यही देख रहे हैं कि जो हमारा OQ इकाइयों से जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है वह है OTRQ के बराबर। अर्थात वस्तु की OQ इकाइयों के लिए उपभोक्ता OTRQ रुपए के बराबर मुद्रा या पैसे भुगतान करने के लिए तैयार होगा, किंतु बाजार में वस्तु की OP कीमत के दिए हुए होने पर वह वस्तु की OQ इकाइयों के लिए वास्तव में OPRQ के बराबर ही धनराशि खर्च करता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि OTRQ माइनस OPRQ अर्थात
PTR के बराबर उसे अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, और यही उसकी जो PTR जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त हो रही, यही उसकी उपभोक्ता की बचत है। यहाँ पर ये मान लिया गया है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, ताकि उपभोक्ता वस्तु की जितनी चाहे मात्रा खरीदता है वह एक दी हुई कीमत का ही सामना करता है। अब हम देखें कि जो उपभोक्ता की बचत है उसकी कुछ ये जो अवधारणा है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसा कि उपयोगिता मापनीय होती है, अर्थात हम उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। फिर है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है। इसके साथ ही जो वस्तुएं हैं वो प्रत्येक इकाई यहाँ पर स्वतंत्र है, अर्थात एक दूसरे पर वस्तुएं निर्भर नहीं हैं, और यदि वो एक दूसरे वस्तु विशेष की जो उपयोगिता है वह उसी की पूर्ति पर निर्भर करती, दूसरी वस्तु की पूर्ति से वे प्रभावित नहीं होती। इसके साथ ही बाजार में जो वस्तुएं हैं वो जो भी वस्तु हम ले रहे हैं उसके कोई स्थानापन्न, उसकी कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, और यदि मान लीजिए हैं भी तो उन्हें उन सबको एक वस्तु ही मान लेते हैं। इसके साथ ही बाजार में उपभोक्ताओं की आय, रुचि, फैशन, इन सब में यदि अंतर या परिवर्तन जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज या कैंसल आउट कर देते हैं, अर्थात उन्हें समाप्त कर देते हैं, और ये जो अंतर या जो परिवर्तन या जो विभिन्नताएं हैं ये उपभोक्ता की बचत को प्रभावित नहीं करती है। हम उपभोक्ता की बचत को जो है इसको एक गणितात्मक सूत्र के माध्यम से इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि CS का मतलब है उपभोक्ता की बचत को हम ज्ञात करने के लिए कुल उपयोगिता में से खरीदी गई वस्तु की इकाइयों को कीमत से गुणा कर दें और उसको कुल उपयोगिता में से यदि घटा देते हैं तो हमें उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाती है। या फिर एक दूसरा और तरीका है कि टोटल यूटिलिटी, अर्थात जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है और हमने कुल कितना त्याग किया, अर्थात हमने उस वस्तु के लिए कितनी कीमत पे की है, वो उसके माध्यम से भी हम उपभोक्ता की बचत को माप सकते हैं। इसके बाद हम प्रोफेसर हिक्स के द्वारा, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हिक्स ने जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है उसके माध्यम से उपभोक्ता की बचत को बताने का प्रयास किया, अर्थात प्रोफेसर हिक्स एवं एलन ने मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण की आलोचना की और उन्होंने बताया कि उपयोगिता न तो उपयोगिता को गणनावाचक रूप से मापा जा सकता है, क्योंकि हमने मान्यता ली है कि उपयोगिता मापनीय होती है, वस्तु की उपयोगिता मापनीय, अर्थात उसको मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। तो हिक्स का कहना है कि न तो उपयोगिता की माप की जा सकती है, न ही मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, अर्थात यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता है उसका तात्पर्य है कि जो कीमत परिवर्तन के जो आय प्रभाव है उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी इस बात की भी जो उन्होंने मान्यता ली उसका भी उन्होंने विरोध किया, उसकी भी आलोचना करी। और एक वस्तु को यदि उन्होंने जैसा माना कि प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र इकाई है, तो इसको भी यदि हम मान लेते इस मान्यता को भी, तो प्रतिस्थापन और जो पूरक वस्तुएं हैं उनके प्रभावों की अवहेलना करना, अर्थात उन्होंने प्रोफेसर मार्शल द्वारा जो उपभोक्ता की बचत हेतु जो मान्यताएं मानी गई है उनकी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने प्रोफेसर हिक्स ने क्रमवाचक विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता की बचत को मापने का एक तर्क संगत हमें एक उपाय बताया। उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया कि न तो उपयोगिता को परिमाणात्मक रूप से मानना है और न ही सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानना है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को। तो उन्होंने किसी उपभोक्ता की बचत को एक दूसरे ही प्रकार से परिभाषित किया। उनका मानना था, उनके ही शब्दों में, कि कीमतों में
कमी होने के फलस्वरूप उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले लाभ को मौद्रिक आय में व्यक्त करने की जो क्रिया है वह उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। हिक्स ने उपभोक्ता की बचत की विचार की जो प्रामाणिकता उसको सिद्ध करने में बहुत उसे आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता की बचत जो है उसको तटस्थ वक्र की जो विधि है उसके माध्यम से हम इसकी बचत, उपभोक्ता की बचत को कैसे माप सकते हैं, इसका विश्लेषण हम एक रेखा चित्र के माध्यम से, ये जो रेखा चित्र है इसके माध्यम से हम कर सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा ली है और वाई एक्सिस पर मौद्रिक आय को बताया है। अर्थात उसकी जो उपभोक्ता की जो आय है यहाँ पर OA है और एक्स वस्तु की कीमत हमें नहीं मालूम है या हमें नहीं ज्ञात है, तो हम तटस्थता वक्र का IC1 का जो T बिंदु है उस बिंदु पर संतुलन से हम जो RT अर्थात OA के बराबर, OA जो हमारी I है उसमें से हम RT या RQ के बराबर जो I है उसमें से RTI खर्च करके हम OQ और प्लस OM का जो संयोजन है, का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम अपनाते हैं। अर्थात जो उपभोक्ता है वह OMI की मात्रा और OQ वस्तु की मात्रा प्राप्त करके संतुष्टि प्राप्त करता, संतोष करता है। लेकिन यदि उपभोक्ता को वस्तु की कीमत का ज्ञान होता है तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि AB जो हमारी कीमत रेखा है, जो उपभोक्ता की कीमत रेखा है, उसके IC2 जो तटस्थ वक्र है उसके IC2 के S बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है उस पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय और X वस्तु की जो मात्रा है उसका एक नया कॉम्बिनेशन होता है जो पुराने कॉम्बिनेशन की अपेक्षा, पुराने संयोग की अपेक्षा उसे अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, क्योंकि जो नया हमारा जो कॉम्बिनेशन है, जो नया संयोग है वह एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर अर्थात IC2 पर स्थित है। इस नए संयोग में उपभोक्ता जो है वो X वस्तु की OQ मात्रा और ONSQ मौद्रिक आय की मात्रा को प्राप्त करेगा। अर्थात इस नई कीमत पर उपभोक्ता मौद्रिक आय का केवल RS या AN भाग खर्च करके ही वस्तु की X वस्तु की OQ मात्रा को प्राप्त करके अपनी मौद्रिक आय का MN या ST भाग वह बचा लेगा। अर्थात पहले उपभोक्ता जो है वो मौद्रिक आय का AM भाग AM या RT भाग खर्च करने को तत्पर था, किंतु अब केवल उसे AN भाग खर्च करने से ही अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अर्थात AM माइनस AN इज इक्वल टू MN या फिर RT माइनस RS इक्वल टू ST। अर्थात ये उसकी उपभोक्ता की बचत है या जो उसकी कुल बचत है वो है MNST। इसका तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता जो है जितनी वह मौद्रिक आय खर्च करता है उसके माध्यम से उसे बाजार कीमत से सीमांत इकाई की बाजार कीमत से पहले जितनी भी इकाइयों पर उसे जो अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उपभोक्ता की बचत कहा जा सकता है। तो प्रोफेसर हिक्स ने
तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता की बचत की धारणा को अधिक वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तर्कसंगत और उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसे एक व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया। धन्यवाद।